हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर फ्राइडे के दिन एक आधे % से लेके 1% तक की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ था एंड 326 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। तो जियो फाइनेंशियल्स को लेके एक वीडियो दोस्तों ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है। उस वीडियो के अंदर जो डेटा में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आ रहा था, जहां इनका बिजनेस हो या फिर इनके पैरामीटर्स हो, हर एक डेटा के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये वीडियो के अंदर एक यूनिक डेटा हम लोग बात करेंगे, जो डेटा में बहुत पहले आपके साथ शेयर किया था। फिर एक बार दोस्तों वो डेटा हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत ही कम लोगों को ये डेटा के बारे में हमें पता होगा। उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट के बारे में भी हम लोग कवर करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल्स का मैंने पिछले 6 महीने का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। पिछले 6 महीने से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे टॉप से लेके करंट प्राइस तक, राइट, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये कंपनी 16% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। एंड आप सभी को पता होगा अभी भी हम लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें होल्ड कर रहे हैं, राइट। एंड कौन से लेवल्स के ऊपर बाइंग किया था? जो लोग बहुत ज़्यादा पुराने व्यूवर से, राइट, जो लोग हर एक दिन वीडियोस को फॉलो करते, चैनल को फॉलो करते, उनको पता होगा कि कौन से लेवल्स के ऊपर हमने बाइंग किया था। हमने बाइंग किया था 232 रुपये के ऊपर। तो जिन भी लोगों ने 232 रुपये के ऊपर, 240 रुपये के ऊपर, 250 रुपये के आसपास दोस्तों अगर आपने खरीदारी किया है ना, तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये कंपनी का जो बिजनेस है ना फ्यूचर ओरिएंटेड है। एनबीएफसी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। एंड फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनी को लंबे समय के ही अंदर बहुत बड़ा फायदा मिलता है। तो सबसे पहला कारण कि कंपनी गिर क्यों रहा है, वो डेटा आपके सामने ओपन किया। जैसे कि आपको पता होगा कि कंपनी जब अपना Q1 का रिजल्ट हमें पेश किया था, वो रिजल्ट बिल्कुल भी उतना अच्छे खासा पेश नहीं किया था जितना हमें मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा था। जहां कंपनी का जो प्रॉफिट था उसके अंदर 5% से लेकर गिरावट हमें देखने को मिला हुआ था। 313 करोड़ के आसपास कंपनी का अपना नेट प्रॉफिट हमें कंपनी ने जनरेट किया था। तो मार्केट के अंदर क्या हुआ कि मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना जियो फाइनेंशियल्स को लेके, उतना अच्छा खासा जियो फाइनेंशियल्स ने परफॉर्म नहीं किया। इसी की वजह से मार्केट क्या कर रहा है, डिसअपॉइंट हुआ और करंटली बुरा तरीके से हमें रिएक्ट कर। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, ये ऊपर से बहुत अच्छी खासी बात है, क्योंकि जिन लोगों ने ये रैली हमें मिस किया था, 232 रुपये की रैली मिस किया था, वो लोगों को फिर निवेश करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अभी भी कंपनी 16% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। एक खबर दोस्तों आया हुआ था, आप सभी को पता हुआ था, राइट। तो जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री 2 बड़े इंडेक्स के अंदर हुआ था। तो अगर कोई भी कंपनी की इंडेक्स के अंदर एंट्री अगर होता है, तो वो कंपनी को बेनिफिट क्या मिलता है? वो कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आने वाले सालों में होगा क्या कि जो बड़े बड़े फंड हाउसेस होंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर जितने सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेगा, वो हर एक कंपनी के बारे में दोस्तों स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और अगर उस कंपनीज में से, उस लिस्ट में से उन लोगों को जियो फाइनेंशियल्स कंपनी अगर पसंद आती है, तो ये बहुत बड़ा फंड एंड बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते। उसी को बोला जाता है इनफ्लो, राइट। तो कहीं ना कहीं एएमएफआई इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका था लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। ये आपको पता होगा, हमने पहले भी शेयर किया था, राइट। कौन से इंडेक्स के अंदर? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, यानी कि एएमएफआई के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका था। उसके साथ साथ सिर्फ एएमएफआई नहीं, बल्कि एक और इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हुआ था लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, देख सकते हो। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड इन निफ्टी नेक्स्ट 50 में सी इनफ्लो $90 मिलियन, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हुआ था लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि अच्छे खासे बड़े बड़े इंडाइसेस के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री में पहले से हुआ है, तो जिसके द्वारा लंबे समय के अंदर बड़े बड़े इन्फ्लो में कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। अभी जरूर कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिल रहा होगा, लेकिन यही गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करने का मौका, क्योंकि बहुत जल्द कंपनी का एक सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दोस्तों टारगेट दिया गया है। तो इनके द्वारा क्या टारगेट दिया है आप देख सकते हो। बेसिकली 2024 के लिए जो टारगेट है पहला, वो 425 रुपये का है। एंड सेकंड जो टारगेट हमें दिया है ना, 450 रुपये के आसपास हमें दिया गया है। तो जरूर आप नोट डाउन करके चल सकते हो कि शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिल रहा है, ये बाइंग करने का मौका है। तो जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले, उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। और जो कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर हमें फॉल नजर आया है ना, उसके पीछे का एक और रीजन है, क्योंकि आपको बताओगे अभी जियो फाइनेंशियल जो सर्विसेज जो कंपनी है, वो अभी बहुत छोटा कंपनी है। धीरे धीरे करके वो बिजनेस अपना एक्सपांड कर रहा है हर एक सेगमेंट के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर। रिसेंटली कंपनी ने जो होम
लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। एंड आप सभी को पता होगा जो एनबीएफसी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा हमें होम लोन्स प्रोवाइड करता है। उसी की वजह से उस कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज कंपनी होम लोन्स के ही अंदर दोस्तों प्रोवाइड करता है। इतना पॉइंट नोट करना, वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज होम लोन सेगमेंट से ही हमें जनरेट करता है। तो रिसेंटली जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा होम लोन्स फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, तो इसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के अंदर लंबे समय के अंदर आपको इनके पैरामीटर्स के अंदर हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है, राइट। एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग के अंदर भी कंपनी ने रिसेंटली अपना बिजनेस हमें स्टार्ट किया है, यानी कि इनिशियल स्टेज के ऊपर कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है, तो ये बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। देखिएगा अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो हमने क्या एनालिसिस किया था कि ये जियो फाइनेंशियल्स का क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, एक सपोर्ट लेवल था, लेकिन इसको भी करंटली जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें ब्रेक डाउन किया है, राइट, क्योंकि कंपनी ने अपना बुरा हमें रिजल्ट परफॉर्म किया। तो अभी सपोर्ट लेवल क्या है देखिएगा, एक ट्रेड लाइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिस ट्रेड लाइन को देख के हमने बाइंग किया था 232 पर, वही ट्रेड लाइन दोस्तों अगर आप ये एक्सटेंड करके देखोगे तो यही ट्रेड लाइन के आसपास हमें जियो फाइनेंशियल्स का एक सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है। देखिएगा ये ट्रेड लाइन दोस्तों मैं आपके साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, देख सकते हो। जैसे अगर आप ये ट्रेड लाइन को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब भी कंपनी ट्रेड लाइन पर आता है, लगातार कंपनी क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। जब भी कंपनी सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लेने के बाद कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रहा था। अगर आप करंट बेसिस के ऊपर देखोगे, थोड़ा मैं जूम दोस्तों आपके साथ करना चाहूंगा, तो ये हुई वो ट्रेड लाइन, राइट, ये है वो ट्रेड लाइन। एंड करेंटली जियो फाइनेंशियल्स इस लेवल्स पर हमें ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसी कंपनी लेवल्स पर आएगा वैसी कंपनी के द्वारा सपोर्ट लेके यही से अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कंपनी बुरा नहीं है, जितना कंपनी गिरे बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर फ्राइडे के दिन 1 से 1.5% की जंप देखने को मिला हुआ था एंड 1660 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो एचडीएफसी बैंक को लेके हम लोग बहुत ज्यादा बुलिश दोस्तों पहले भी थे और आज भी हो, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का पिछले 5 सालों का चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये दोस्तों पैटर्न हर साल नहीं बनता, लेकिन जब भी बनता है ना, बहुत शानदार तरीके से दोस्तों वर्क करता है। ये क्या होगा, जब कंपनी के अंदर तेजी आएगा तब लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों होता क्या है, तब टाइम निकल जाता है, आपको निवेश करने का मौका नहीं मिलता। जिस प्राइस रेंज के आसपास कंपनी करंटली ट्रेड कर रहा है, वो आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी कंपनी वो प्राइस रेंज के आसपास हमें ट्रेड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि जब जब कंपनी गिरावट के अंदर मिले तभी तभी आपको बाइंग करना चाहिए अच्छी कंपनीज के अंदर। जो कंपनी फंडामेंटल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके अंदर तो आपको निवेश करना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक हमें कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन कब से कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, 2022 से। 2022 से भी पहले 2021 से कंपनी लगातार दोस्तों कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं बहुत पुराना कंसोलिडेशन वाला लेवल है, यानी बहुत पुराना रेजिस्टेंस लेवल है। लगातार कंपनी यही लेवल्स के ऊपर हमें रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी जैसे दोस्तों एचडीएफसी बैंक ये लेवल्स को ब्रेक करेगा ना, आप देखते रह जाएंगे, इतना शानदार तरीके से हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर तेजी नजर आएगा। तो इसी के कारण बाइंग करने का मौका है। अभी एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये अपडेट हमें 6 घंटे पहले निकल के आया हुआ था। तो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, तो इन स्टॉक्स के अंदर एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है एंड टारगेट हमें प्रोवाइड किया है। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर टारगेट क्या दिया है आप देख सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें टारगेट दिया गया है 1950 रुपए का। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे जैसी कंपनी आपको गिरावट के अंदर नजर आए वैसे वैसी कंपनी को बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट दिया गया था। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा 1850, प्रभुदास तिलधर के द्वारा 2000, केआर चौकसे के द्वारा 1860 एंड एमके के द्वारा 2000 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया है। यह हर एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। फिर बात आती है म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। तो हर एक महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें किया है। जैसे कि फेब महीने देख सकते हैं, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, लगातार आप देख पा रहे होंगे हर एक बार आपको ग्रीन ही दिखाई दे रहा होगा। ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग का डेटा, यानी कि हर एक बार हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया गया। तो आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर शानदार तरीके से रैली हमें निकल के
कि आ सकते। तो अगर आप इनके पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार लॉन्ग टर्म के जो पैरामीटर्स है वो ग्रो हो रहे हैं। जैसे कि रेवेन्यूज 1,35,000 करोड़, 1,70,000 करोड़, 2,83,000 करोड़। फिर बात आती है कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, 38,000 करोड़, 46,000 करोड़, 65,000 करोड़। तो कंपनी के दोस्तों अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो सेल ग्रोथ बहुत अच्छी है। पिछले 10 सालों के है 21%, फिर 5 सालों में 22%, 3 सालों में 30%, और अभी तक ईयर टू डेट 70%। कोई बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। फिर कंपनी का अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 10 साल का 22%, 5 सालों का 23%, 3 सालों का 26% एंड ईयर टू डेट का 40%। तो अभी जैसे जैसे दोस्तों HDFC बैंक के अंदर गिरावट नजर आए वैसे वैसे बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। ऐसा मौका आपको आने वाले फ्यूचर में बार बार हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं राजू इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। 480 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम ये कंपनी ने 10,000% तक का रिटर्न शेयर उसको बना के दिया है। तो रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर 1 शेयर के बदले कंपनी आपको 1 बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।